हेलो एवरीवन। आज हम एमपीपीएससी मेंस पेपर 2 का पार्ट बी में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में पढ़ेंगे, जो कि स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत आता है। यह स्वास्थ्य सेवाओं पर चौथा लेक्चर है और अंतिम भी। इसके अंतर्गत ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं से रिलेटेड सारी चीज़ों को पढ़ेंगे हम। तो जो पहला है आज का टॉपिक वो है ग्रामीण स्वास्थ्य गाइड योजना। और ग्रामीण स्वास्थ्य गाइड क्या होते हैं? तो 1977 में 1977 में समुदाय स्वयं सेवक योजना के रूप में इसको प्रस्तुत किया गया था और यहीं से लागू किया गया था, जिसको हाल ही में कुछ समय पहले समुदाय स्वयं सेवक नाम से बदलकर ग्रामीण स्वास्थ्य गाइड कर दिया गया है। ठीक है। और ये कहाँ पे होता है? तो ये समुदाय में से ही हेल्थ गाइड चुने जाते हैं, जो कि स्वैच्छिक आधार पर अंशकालिक रूप में कार्य करते हैं। इनका कोई परमानेंट ये नियमित वेतनधारी नहीं होते हैं, ये अंशकालिक वेतनधारी होते हैं। ये अंशकालिक रूप से जो इनको प्रॉफिट दिया जाता है उसके अंतर्गत ही ये काम करते हैं और समुदाय या गांव के अंतर्गत ही इन्हें चुन लिया जाता है। ग्रामीण स्वास्थ्य गाइड के दायित्व क्या होते हैं? ग्राम पंचायत में रहकर उनका दायित्व क्या होता है? तो उनका जो दायित्व है पहले वो है स्वास्थ्य देखभाल के निरोधक और संवर्धक पहलुओं में सहायता करना, लोगों को इसके प्रति जागरूक करना और छोटी मोटी बीमारियों में अनिवार्य सेवाएं देना। और इसके अलावा समस्या की स्थिति में स्वास्थ्य उपकेंद्र या स्वास्थ्य टीम को जानकारी देना बीमारियों के बारे में, तथा यदि कोई रोगी है जो रोगग्रस्त है और उसकी स्थिति काफ़ी गंभीर है तो इसकी जानकारी भी वो स्वास्थ्य टीम को देगा। और उसके जो उत्तरदायित्व है या फिर वो कहाँ के लिए जिम्मेदार होता है, तो लगभग 1000 की जनसंख्या वाले ग्राम पंचायत में एक नियुक्ति होती है जो कि संपूर्ण ग्राम पंचायत के लिए जिम्मेदार होता है और उसके प्रति वो जवाबदेह भी होता है। और इसके अलावा इनके जो तकनीकी मार्गदर्शक होता है वो कौन करता है? वो करता है स्वास्थ्य कार्यकर्ता, महिला या पुरुष दोनों में। ग्रामीण स्वास्थ्य गाइड के कार्य एकदम से सामान्य रूप से होते हैं, जैसे कि एमपीडब्ल्यू के कार्य होते हैं। ठीक है। तो ये सबसे पहले जो इसके कार्य हैं उनमें से मलेरिया ज्वर का पता लगाना, रक्त स्लाइड बनाना, उनको प्रयोगशाला में भेजना, उनकी जांच रिपोर्टों और उनके जो परिणाम है उसके बारे में लोगों को अवगत कराना, जागरूक कराना, ये सारे काम ग्रामीण स्वास्थ्य गाइड के अंतर्गत आते हैं और ग्रामीण स्वास्थ्य गाइड के द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा जो भी वो कार्य करता है उसका एक रिकॉर्ड रखना, एक रजिस्टर मेंटेन करना, जिसको स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जो जानकारी है उसको भी उपलब्ध कराना, किसको? उप स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को। इसके अलावा संचारणीय बीमारियों के बारे में पता लगाना, उनकी रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों के बारे में लोगों को जागरूक करना, साथ ही पर्यावरणीय स्वच्छता और व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में लोगों को जागरूक करना, उन्हें बताना स्वच्छता कितनी ज़रूरी है। इसके अलावा जो लार्वा वगैरह हैं उनके नष्ट करना, स्वच्छ पानी के लिए क्लोरीकरण करना, ये सारे काम ग्रामीण स्वास्थ्य गाइड के द्वारा किए जाते हैं लोगों को जागरूक करके। इसके अलावा टीकाकरण का कार्यक्रम में सहायता करना स्वास्थ्य विभाग की टीम को, तथा खुद भी टीकाकरण के लिए लोगों को बताना, जानकारी देना और टीकाकरण के स्थान के बारे में भी लोगों को जानकारी देना। इसके अलावा परिवार नियोजन के लिए भी जो पात्र दाम्पत्य हैं उन्हें जागरूक करना, प्रोत्साहित करना और जो परिवार नियोजन स्थल है उसके बारे में जानकारी देना और वहाँ तक लोगों को पहुँचाना, ये ग्रामीण स्वास्थ्य गाइड के काम हुए। इसके अलावा ग्रामीण स्वास्थ्य गाइड पोषण के बारे में भी जानकारी रखेगा और पोषण की स्थिति के बारे में भी समय समय पर स्वास्थ्य केंद्र या स्वास्थ्य टीम को जानकारी उपलब्ध कराएगा। साथ ही ग्राम पंचायत में भी पोषण की जानकारी देगा ग्राम सभाओं में। इसके अलावा जन्म मृत्यु संबंधी आंकड़े रखेगा, जो कि जिला कार्यालय और स्वास्थ्य विभाग दोनों को उपलब्ध कराया जाएगा और पंचायत में भी इसके संबंध में आंकड़े जारी किए जाएंगे। इसके अलावा आपातकाल में प्राथमिक सहायता के लिए उपलब्ध करेगा। साथ ही छोटी मोटी बीमारियों के उपचार हेतु उपलब्ध रहेगा। छोटी मोटी बीमारियां जैसे कि सर्दी खांसी या फिर नॉर्मल बुखार है, जो कि वायरल फीवर वगैरह है, उनके लिए इन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा और उसी के द्वारा ये उनका इलाज करेंगे प्राथमिक रूप से। इसके अलावा जो अगला योजना है सरकार का वो है प्रशिक्षित दाइयों में कार्य, मतलब दाइयों को प्रशिक्षण देकर उनके द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं से उन्हें जोड़ना और उनके लाभ को वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वहाँ तक पहुँचाना, ताकि जो संस्थागत प्रसव हैं या फिर प्रसव से जो भी स्वास्थ्य और शिशु और माताओं को जो परेशानी होती है या फिर जो खतरा होता है वो उसे कम किया जा सके। तो परिवार और स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो दाई होती है वो परिवार और स्वास्थ्य कार्यकर्ता या स्वास्थ्य टीम के बीच एक कड़ी का कार्य करती है। और इसका मुख्य काम क्या होता है? गांव में माँ एवं बच्चों के स्वास्थ्य के सुधार हेतु सारी जिम्मेदारियां इनके ऊपर होती हैं। इनका जांच करना, समय समय पर इनकी जानकारियां स्वास्थ्य विभाग को देना, साथ ही साथ बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और स्तनपान के लिए लोगों को जागरूक करना और माताओं को इसके लिए प्रोत्साहित करना, ये काम होते हैं प्रशिक्षित दाइयों के। इसके अलावा प्रत्येक गर्भवती महिला के तीसरे माह के बाद, ये यहाँ पे तीसरे माह के बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उनका
नाम दर्ज कराना और समय समय पर उनको चेकअप के लिए भेजना, और अगर जो छूट गए हैं तो उन्हें खुद जाकर उनके घर पर घर का दौरा करके और उनका नामांकन करना और उनका रजिस्ट्रेशन करना, ये है। इसके अलावा सप्ताह में प्रसव क्लिनिक जाकर स्वास्थ्य कार्यकर्ता की मदद करना। प्रत्येक गर्भवती महिला को कम से कम 3 बार प्रसव पूर्व क्लिनिक जाना सुनिश्चित करना। गर्भवती महिला को टिटनेस का टीका लगवाना, और वो टीका कब लगेगा, एक प्रसव से 1 महीने पूर्व और उसके 1 महीने पूर्व, मतलब दोनों 1-1 महीने के अंतराल में होगा, लेकिन जो प्रसव है उससे 1 महीने पूर्व और उसके 1 महीने पूर्व ये चीज़ लगवाना है। इसके अलावा दाई के द्वारा जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको नियमित फोलिक अम्ल और लौह तत्व की गोलियां खा रही हैं कि नहीं, इसका भी नियमित जानकारी लेना और इनका निरीक्षण करना। साथ ही साथ असमान गर्भावस्था के बारे में स्वास्थ्य कार्यकर्ता को जानकारी देना, उन्हें इस बारे में अवगत कराना तथा उसके इलाज की व्यवस्था करवाना, ये भी दाई का काम होता है। इसके अलावा प्रसव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कराना सुनिश्चित करते हैं। साथ ही इसी से ही संस्थागत प्रसव को बढ़ावा मिलता है। माँ एवं बच्चे के पोषण का ख्याल रखना, हर स्थिति में माँ और बच्चे के पोषण का ख्याल रखना, साथ ही बच्चे का समय समय पर वजन करना और उसके पोषण की विशेष व्यवस्था करना आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के सहायता से। प्रसव पश्चात माँ को अगर किसी प्रकार की जटिलता आए तो स्वास्थ्य केंद्र पर सूचना देना। इसके अलावा प्रसव के बाद बच्चे को भी कोई परेशानी आती है तो उसकी सूचना भी स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध कराना। सभी बच्चों को टीका दिया जाना सुनिश्चित करेंगे। अगर टीका कोई छूट जाता है तो उसके घर का दौरा करके उन्हें टीका उपलब्ध कराया जाएगा और बच्चे को टीका से वंचित नहीं किया जा सकता। पात्र दाम्पत्यों को वही परिवार नियोजन के बारे में जागरूक करना और उन्हें प्रोत्साहित करना, गर्भ निरोधक वितरित करना, गर्भ निरोधक के बारे में लोगों को फायदे समझाना और जागरूक करना, क्षेत्र के सभी जन्म और मृत्यु के रिपोर्ट स्वास्थ्य कार्यकर्ता को देना, ये एक प्रमुख कार्य है। जन्म मृत्यु के आंकड़े, इसी से सरकार वहाँ के लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में जानकारी जुटा पाता है और उनका अंदाज़ा लगा सकता है, और इसी के साथ ही स्वास्थ्य की जितने भी योजना सरकार बनाती है वो इन्हीं पर आधारित होती हैं। भारत सरकार का भी सबसे जो महत्वपूर्ण योजना है उसमें आशा कार्यकर्ता का है। आशा कार्यकर्ता भी ग्रामीण स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ है, और इसी के साथ ही जो संस्थागत प्रसव हैं और इसके अलावा जो मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी आई है वो आशा कार्यकर्ता का इसमें बहुत बड़ा हाथ माना जाता है। तो जो मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है उसी का शॉर्ट फॉर्म है आशा, एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। इसका जो फुल फॉर्म होता है आशा का, और इसी का शॉर्ट फॉर्म को आशा कहते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 2005 में जो जननी सुरक्षा योजना शुरू किया गया था उसी के संबंध में ग्रामीण स्तर के कार्यकर्ता के रूप में आशा को नियुक्त किया गया था। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जो जननी सुरक्षा योजना सरकार द्वारा चलाया गया था 2005 में, उसके अंतर्गत जो ग्रामीण स्तर के कार्यकर्ता के रूप में आशा कार्यकर्ता को चुना गया था। आशा कार्यकर्ता गांव से ही चुना जाता है और वो गांव के प्रति ही पूर्ण रूप से उत्तरदायी होती है और जवाबदेही होते हैं। ठीक है। आशा पंचायत के प्रति जवाबदेह होती है, वह अवैतनिक स्वयंसेवी होती है जो कि सभी के लिए टीकाकरण जननी स्वास्थ्य कार्यक्रम का संचालन करती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसका जो काम है वो पंचायत के प्रति जवाबदेह होती है, सबसे जो इम्पोर्टेंट है। प्लस वो जो पंचायतों की सभा होती है उसमें उसे बोलने का अधिकार होता है और अपने पक्ष रखने का, तथा स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने के प्रति भी वो कार्य करती है। और इसके अलावा वह वेतन नहीं मिलता उसको, जो वो कार्य करती है उसमें से ही कुछ पैसे उसको दे दिए जाते हैं। ठीक है, जो कि एक मानदेय के रूप में सरकार ने निर्धारित कर रखा है। और वो सभी सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे वो टीकाकरण हो, जननी स्वास्थ्य हो, ये सारे कार्यक्रमों के संचालन में आशा कार्यकर्ता का योगदान होता है। आशा कार्यकर्ता के कार्य क्या क्या हैं, तो इसके सबसे 8 महत्वपूर्ण कार्य जो कि इम्पोर्टेंट है और ये पूछे भी गए हैं एमपीपीएससी में। ठीक है, तो ग्राम स्वास्थ्य योजना तैयार करने में भागीदारी। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ग्राम स्वास्थ्य योजना जो ग्राम सभा के द्वारा आयोजित किया जाता है, वहाँ पर ग्राम स्वास्थ्य योजना तैयार किया जाता है, तो इसमें भागीदारी किसका होता है, आशा कार्यकर्ता का। तो ग्राम स्वास्थ्य योजना ग्रामीण स्वास्थ्य का आधारशिला है और इसी के आधार पर ही ग्राम के स्वास्थ्य को मापा जाता है और आकलन किया जाता है। इसमें स्थानीय समस्याओं को पहचान कर उनके समाधान हेतु कार्य योजना तैयार की जाती है। जब तक आपको ग्राम स्वास्थ्य के बारे में डिस्कस नहीं होगा ग्राम सभा में, तब तक आप जो ग्रामीण परेशानियां हैं, ग्रामीण स्वास्थ्य के जो कि आपकी दिक्कतें हैं उसे आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो ग्रामीण स्वास्थ्य को सुधारने के लिए ग्राम स्वास्थ्य योजना तैयार करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो ग्राम स्वास्थ्य योजना जब तैयार करेगी कोई भी ग्राम पंचायत, तो वो किन किन को शामिल करेगी, तो इसमें आशा कार्यकर्ता होगा, एक नर्स होंगी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होगी, पंचायत के सदस्य होंगे, एनजीओ जो आपके क्षेत्र में कार्य कार्यरत हैं उनका भी, और स्कूल के शिक्षक। ये सभी लोग मिलकर ग्रामीण जो स्वास्थ्य योजना को तैयार करेंगे। अब इसमें आशा कार्यकर्ता की भूमिका भी अहम मानी जाएगी। इसके अलावा आशा कार्यकर्ता स्वास्थ्य संबंधी आदतों में सुधार के लिए विचार विमर्श करेगी। ग्रामीण लोगों को, खासकर महिलाओं, पुरुषों एवं किशोरों में स्वास्थ्य सूचना का अभाव पाया जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अभी हमारे देश में शैक्षिक स्तर बहुत ही कम है, और बहुत ऐसे एरिया हैं जहाँ का लिटरेसी रेट ही इतना कम है, जिन्हें स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, और वो आज भी जड़ी बूटी और अंधविश्वास की तरफ मुड़ जाते हैं। खासकर जनजाति क्षेत्रों में ये बहुत कुछ देखा गया है, जिसका सुधार के लिए आशा कार्यकर्ता लोगों से इस बारे में बात करेगी और उन्हें नए स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में भी अवगत कराएगी और उसके लाभ के बारे में भी बताएगी। तो लोगों से संपर्क कर उन्हें उचित स्वास्थ्य ज्ञान से अवगत कराना, इसके लिए जागरूकता हेतु सलाह देना, संवाद करना, और भी जैसे पंचायत की मदद से प्रदर्शनी लगा सकती है, वो शिविर करा सकती है, समाज सेवी संगठन बना सकती है, धार्मिक सभा करा सकती है, और किशोरों की बैठक कर उन्हें इस चीज़ों में सेमिनार दे सकती है या जागरूकता अभियान के रूप में एक पहल कर सकती है। तो ये सारे काम वह स्वास्थ्य संबंधी आदतों में सुधार के लिए आशा कार्यकर्ता एक ग्राम पंचायत में करेगी। इसके अलावा स्वास्थ्य कर्मियों से संपर्क व सहयोग, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल, ये इम्पॉर्टेंट काम है कि जो भी कार्य वो करेगी आशा कार्यकर्ता, वह स्वास्थ्य कर्मियों के सहयोग से करेगी और उनको हमेशा मदद करेगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से भी संपर्क बना के रखेगी और इन दोनों के बीच में जो भी तालमेल है उसको हमेशा बनाए रखना है। आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को माह में 1 या 2 बार स्वास्थ्य दिवस आयोजित करेंगी, दोनों मिलकर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ता। जिसमें किस बारे में बात होगी, तो उसमें स्वच्छता, पोषण, गर्भावस्था के दौरान देखभाल, टीकाकरण, सुरक्षित प्रसव, इन सब के बारे में डिस्कस किया जाएगा आशा कार्यकर्ता के द्वारा। कहाँ पे, जब ये एक स्वास्थ्य दिवस के रूप में आयोजित करेंगे पंचायत में 1 या 2 बार, और इसमें लोगों को बुलाने के लिए भी कहा जाएगा। इसके अलावा एएनएम के साथ तालमेल, जो एएनएम है वो आशा के पर्यवेक्षक के रूप में, प्रशिक्षक के रूप में कार्य करती है, प्रेक्षक या प्रशिक्षक के रूप में कार्य करती है, और आशा जो है वो एएनएम के अंदर ही साप्ताहिक और पाक्षिक बैठक करेगी, और उससे जो भी प्रशिक्षण मिलेगा और जो भी योजनाओं के संचालन के लिए या स्वास्थ्य कार्यक्रमों के संचालन के लिए जो भी आदेशित किया जाएगा वो आशा कार्यकर्ता ग्राम पंचायत में करेगी, और इस बारे में वह अपने ग्राम पंचायत को भी जानकारी देगी। वह आशा को समुदाय में की जाने वाली बैठक की तिथि व समय की जानकारी देगी, बैठक में लाभार्थियों को लाने हेतु कहेगी। या एएनएम आशा कार्यकर्ताओं को आदेशित कर सकती है, और ये आशा कार्यकर्ता जो लाभार्थी हैं या फिर जो उस योजना के लाभ हेतु उपलब्ध हैं उन सभी को बुलाया जाएगा और योग्य लोगों को बुलाने के लिए कह सकती है। इसके अलावा आंगनवाड़ी केंद्रों पर स्वास्थ्य दिवस के आयोजन के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगी। आशा कार्यकर्ता इसके अलावा परामर्श देना भी होगा। किस बारे में परामर्श देगी वो ग्राम पंचायत में, तो स्वच्छता, सफाई के संबंध में गुणात्मक जानकारी देगी कि एक स्वच्छता और सफाई किस तरह से गुणात्मकता उसकी बढ़ाई जा सकती है, और किस तरह से स्वच्छता आप बनाए रख सकते हो अपने कॉलोनी में, घर में या फिर अपने पंचायत में। पोषण और संतुलित आहार के बारे में जानकारी देगी कि आहार पे आपको क्या परिवर्तन लाने हैं और आहार कैसे आप बदल सकते हैं। इसके अलावा गर्भावस्था के दौरान पूरी देखभाल, प्रसव की तैयारी, सुरक्षित प्रसव, स्तनपान, टीकाकरण, संपूर्ण आहार, परिवार नियोजन, बांझपन, गर्भपात, स्वास्थ्य प्रतिरक्षा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है जिसमें परामर्श के लिए लिखा गया, और ये कार्य भी हैं किसके, आशा कार्यकर्ता के यही कार्य हैं। तो परामर्श के अलावा ये कार्य भी वो करेगी, स्तनपान को बढ़ावा देगी, टीकाकरण के लिए पूरा सहयोग करेगी और टीकाकरण को 100% करने में सरकार की मदद करेगी, संपूरक आहार वितरित करवाएगी, परिवार नियोजन के बारे में जानकारी देगी, बांझपन या गर्भपात जो होते हैं समय से पहले उनके बारे में जानकारी और स्वास्थ्य प्रतिरक्षा कार्यक्रमों को चलाएगी। इसके अलावा महिलाओं को प्रजनन तंत्र के संक्रमण की जानकारी लेगी, और वो स्वास्थ्य विभाग के जो भी महिला कर्मी होंगे उनको जानकारी उपलब्ध कराएगी, और उनके जानकारी के हिसाब से ही योजनाएं और उनके देखभाल के लिए कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रति समुदाय को परामर्श देगी, और राष्ट्रीय समुदाय के प्रति ही जो कार्य होंगे स्वास्थ्य कार्यक्रमों के वो पूरा करने के लिए निर्देशित भी कर सकती है। इसके अलावा जो आगे अगला कार्य है आशा कार्यकर्ता है वो मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने में मदद करना। ये सबसे इम्पोर्टेंट काम भी है कि जो भी स्थिति हो आशा कार्यकर्ता
सबसे पहले ग्रामीण स्तर पर जो नज़दीकी उप स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ तक मरीजों को पहुँचाने की पूरी व्यवस्था आशा कार्यकर्ता के ऊपर होगी। गांव में किसी भी पुरुष, महिला, बच्चे को शारीरिक रूप से अधिक रुग्ण होने की स्थिति में अस्पताल पहुंचाना आशा कार्यकर्ता की जिम्मेदारी होगी। वो सरकार से मदद ले सकती है, एम्बुलेंस बुलवा सकती है। इसके अलावा और भी अन्य मदद जो कि सरकार कर सकता है उन्हें अस्पताल पहुंचाने के लिए, वो सरकार के द्वारा दिया जाएगा। इसके अलावा गर्भवती महिला, नवजात शिशु को जटिलता की स्थिति में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराएगी। परिवार नियोजन हेतु महिला पुरुष को सेवा स्थल तक ले जाना, संस्थागत प्रसव हेतु गर्भवती को अस्पताल पहुँचाना, अंधता निवारण कार्यक्रम के अंतर्गत मोतियाबिंद अथवा अंधेपन का ऑपरेशन करना। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, जितने भी अंधेपन के शिकार होते हैं या मोतियाबिंद के शिकार होते हैं उनका पहचान करना, उनकी जानकारी बनाना और उन्हें उप स्वास्थ्य केंद्र या फिर ऑपरेशन जहाँ पे किया जाता है वहाँ तक पहुँचाना और उनके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत बीपीएल महिलाओं को धनराशि उपलब्ध कराना, ये भी एक। अगला जो कार्य है आशा कार्यकर्ता का वो है प्राथमिक चिकित्सीय देखभाल करना। साधारण अवस्था में दवा किट के माध्यम से साधारण उपचार करना सबसे इम्पोर्टेंट यही है। जो दवा किट उसमें दिए जाते हैं उसमें बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो मैं पहले बता चुका हूँ, जिसमें ORS गोल, पैरासीटामोल, डेटॉल और प्राथमिक जो चोट पे जो किट लगाए होते हैं प्राथमिक उपचार के लिए, वो सारी चीज़ें प्राथमिक दवा किट पर दिया जाता है। इसके अलावा आयरन की गोलियां होती हैं, तो ये सारी चीज़ें प्राथमिक उपचार पर दे सकती है कौन? आशा कार्यकर्ता। बीमारियों के खतरनाक होने से पूर्व ही संदर्भन करना, उन्हें पता लगाना और उसके बारे में ग्रामीण स्तर पर जागरूकता फैलाना और जो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र है, स्वास्थ्य टीम है, वहाँ तक इसकी जानकारी देना। इसके अलावा संक्रामक रोगों की जानकारी होते ही स्वास्थ्य विभाग को सूचना देना, संक्रामक रोग न बढ़ने पाए इसका विशेष ध्यान रखना। टीबी, कुष्ठ रोग जैसे असाध्य बीमारियों की आरंभिक पहचान करना, दुर्घटना की स्थिति में प्राथमिक उपचार देना, जो कि प्राथमिक जो पट्टी होती है, मलहम पट्टी, वो करना, ये भी एक आशा कार्यकर्ता की जिम्मेदारी होगी। अगला जो है वो है डिपो होल्डर। गांव में सामान्य स्वास्थ्य सामग्री ये उपलब्ध कराएगी और इसमें प्रशिक्षित लोगों को बैठने के लिए कहेगी। इसके अलावा आशा को दवा किट के माध्यम से विभिन्न दवाई व सामग्री दी जाती हैं, जैसे कि क्या क्या दिया जाता है? ORS गोल, फॉलिक एसिड गोलियां, पैरासीटामोल और गर्भ निरोधक गोलियां। इसके अलावा कंडोम वितरित करना और लोगों को इसके यूज़ के बारे में बताना। इसके अलावा दवाएँ ख़त्म होते हैं, अगर जैसी दवाएँ ख़त्म हो जाती हैं आशा कार्यकर्ता के प्रति, तो वह आंगनबाड़ी सहायक या फिर जो ANM आपके ऊपर है उनसे आप संपर्क करके दवाइयाँ दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है आशा कार्यकर्ता के इम्पॉर्टेंट 8 काम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं और इसके अलावा इनका डिस्क्रिप्शन भी पूछा जाता है। अब जो अगला टॉपिक है वो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं का वितरण। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं का वितरण किस तरह है और किस प्रकार ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं भारत में एक आधारभूत संरचना के रूप में बनाई जा रही हैं। तो जो समुदाय स्वास्थ्य केंद्र है ग्रामीण स्वास्थ्य के सबसे प्रमुख संस्था माना जाता है, जो कि एक बड़े कस्बे या ब्लॉक स्तर पर होता है और ये लगभग 1 लाख की जनसंख्या पर एक होता है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो एक डॉक्टर सुप्रशिक्षित होते हैं और सहायक मेडिकल कर्मचारी भी होते हैं। स्वास्थ्य केंद्र में 30 बिस्तरों का एक अस्पताल भी होता है, साथ ही एक एम्बुलेंस भी दिया जाता है। 1-2 सहायक डॉक्टर होते हैं, सुप्रशिक्षित डॉक्टर के असिस्टेंट के रूप में 2 डॉक्टर और होते हैं। इसके अलावा 5-6 प्रशिक्षित नर्सें, वार्ड बॉय, ये सारी सुविधाएं होती हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर। इसके अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक छोटी प्रयोगशाला होती है जो कि जांच हेतु होती है। इसके अलावा छोटे सर्जिकल डिवाइसेस होते हैं जिसमें छोटे मोटे सर्जरी कर सकते हैं, जैसे कि हाथ के फ्रैक्चर हो गए। इसके अलावा जो चोट होती हैं उन पे या कट जाने पे या जले हुए स्थानों पे जो नॉर्मल सर्जरी से ठीक हो सकते हैं वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर किया जा सकता है। और जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वो 100 गाँवों के मध्य में या 1 लाख की जनसंख्या को कवर करता है और ये भारत के स्वास्थ्य सेवाओं में जो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा हैं उसके सबसे ऊपर की संस्था माना जाता है। जो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा में दूसरे स्तर पर है वो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट ग्रामीणों से जुड़ा हुआ संस्था यही है। ग्रामीण स्वास्थ्य की सबसे महत्वपूर्ण इकाई यही होती है। प्रति 30,000 की आबादी पर या 20 से 30 ग्राम पंचायतों के बीच में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाता है। ये स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इसके जो मानक बनाए हैं उसके हिसाब से है। इसके अलावा अगर कहीं और भी ज़रूरत होती है तो कम ग्राम पंचायतों में भी ये बनाया जा सकता है।
इसमें स्टाफ क्या क्या होते हैं, तो एक चिकित्सा अधिकारी होता है या फिर उसकी जगह आयुष डॉक्टर होगा, 2-3 नर्सेस होंगे, इसके अलावा 5 या 6 अतिरिक्त नर्सें होती हैं जो ऑक्सिलरी नर्सेस कहते हैं, जो कि कभी महामारी, संचारी रोगों के विस्तार, इसके अलावा अन्य जो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ज़रूरी होगी, तो जो अतिरिक्त नर्सें हैं उन्हें भी कार्य में लिया जा सकता है। इसके अलावा 4-6 बिस्तर का एक हॉल होगा या फिर 2 कमरे होंगे जहां पर उपचार हेतु लोगों को भर्ती किया जा सकता है। ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पास स्वयं का एक वाहन होना चाहिए। अगर स्वयं का वाहन नहीं है तो किराए में उसको हायर कर सकते हैं, रख सकते हैं अपने पास, लेकिन एक वाहन होना अनिवार्य है। इसके अलावा जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रमुख उद्देश्य हैं वो ग्रामीणों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना, उन्हें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, लोगों को स्वास्थ्य की अच्छी योजनाओं के बारे में अवगत कराना, उसके लाभ के बारे में बताना। इसके अलावा टीकाकरण के बारे में बताना, गर्भवती महिलाओं का इलाज, संचारी रोगों की रोकथाम, इन सब के बारे में भी जागरूकता अभियान चलाना। और जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है यहीं से दाई, स्वास्थ्य गाइड आदि को प्रशिक्षण दिया जाता है और ग्रामीण स्तर से जुड़े जितने भी चाहे MPW हों इन्हें भी प्रशिक्षण यहीं से दिया जाता है और प्राथमिक उपचार हेतु बताया जाता है। ठीक है। और 2018 में राज्यसभा में जो स्वास्थ्य मंत्री थे उन्होंने एक अपना जानकारी दिया था प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को लेकर, जिसमें देश में कुल 25,650 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। ठीक है। जिनमें से 15,700 मतलब 61.2% के पास ही केवल एक डॉक्टर उपलब्ध है और 7.69% मतलब 1,974 के पास एक भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। मतलब इतनी बुरी हालत है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की, और जबकि भारत की जो स्वास्थ्य सर्विस है वो इसी पर निर्भर करता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डाटा है और डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ग्रामीण स्वास्थ्य में सबसे निचले स्तर पर आता है उप स्वास्थ्य केंद्र। ये भी इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट ग्राम पंचायत से जुड़ा हुआ होता है और इसमें 5 से 6 हज़ार लोगों को कवर करता है या 5 से 6 ग्रामों के मध्य में होता है। प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत 5 या 6 उप स्वास्थ्य केंद्र होते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, जो उप स्वास्थ्य केंद्र हम पढ़ रहे हैं वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंडर पे आते हैं और 5-6 उप स्वास्थ्य केंद्र होंगे, वहाँ पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाना अनिवार्य है। इसमें एक RMP रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को नियुक्त किया जाता है, यह पंजीकृत चिकित्सक होता है और इसे नियुक्त किया जाता है उप स्वास्थ्य केंद्रों पर। ठीक है। एक पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता, एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता होना अनिवार्य है। कहाँ पर? उप स्वास्थ्य केंद्र पर एक पुरुष कार्यकर्ता हो या एक महिला कार्यकर्ता हो, दोनों की उपलब्धता या नियुक्ति अनिवार्य है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, उप स्वास्थ्य केंद्रों पर। उप स्वास्थ्य केंद्र आशा कार्यकर्ता, दाई, नर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के मध्य से जुड़े होते हैं और इन्हें प्रशिक्षण के अलावा जितने भी दवाइयाँ हैं और योजनाओं का जो लाभ है, इसके अलावा जो संस्थागत प्रसव हैं या फिर शिशु रोग जो परेशानियां होती हैं या फिर एनीमिया की परेशानियां हैं, ये सारे की जानकारी यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती है आशा कार्यकर्ता या फिर दाई के द्वारा। किसको? उप स्वास्थ्य केंद्रों को। ये ग्रामीण स्वास्थ्य के लिए पिरामिड है, जिसके हिसाब से हम देख सकते हैं, जैसे अभी हमने सबसे पहले पढ़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सबसे बड़ी संस्था होती है किसके लिए? ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। तो ये कहाँ पर होता है? ब्लॉक स्तर पर होता है, 100 गाँव पर एक होता है या 1 लाख जनसंख्या के बीच में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है। इसमें 2 डॉक्टर प्रशिक्षित होंगे, सहायक स्टाफ होगा, 30 बेड का अस्पताल होना अनिवार्य है। तो ये हो गया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो सबसे सर्वोच्च पे होता है और इसके अंतर्गत होते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। ठीक है। ये 20 से 30 हज़ार की जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है या फिर 30 हज़ार जनसंख्या के बीच में या 20 से 30 गाँवों के बीच में। ठीक है। और ग्रामीण स्वास्थ्य को से सबसे इम्पोर्टेंट इकाई यही है। और इसके अलावा इसमें स्टाफ जो होते हैं वो 1 डॉक्टर होता है, सहायक स्टाफ और 4 से 6 बिस्तर का एक अस्पताल भी होता है। इसके अंतर्गत आता है, इसके अंडर पे आता है उप स्वास्थ्य केंद्र जो कि ग्रामीण स्तर पर होते हैं। 4 या 5 ग्राम पंचायतों के मध्य में एक उप स्वास्थ्य केंद्र होता है और ये 5 से 6 गाँवों के बीच में भी होता है। उप स्वास्थ्य केंद्र ये स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी हुई सबसे निचली इकाई है और इससे आशा कार्यकर्ता, ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता इसी से अपनी जानकारी और अपना प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। इसमें एक पंजीकृत डॉक्टर की नियुक्ति किया जाता है, एक पुरुष और एक महिला नर्स की नियुक्ति की जाती है यहाँ पर, और इसके अलावा ग्रामीण कार्यकर्ता भी इससे जुड़े होते हैं। और सबसे नीचे जो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में है वो है ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता या आशा, दाई और नर्सेस। ठीक है, ANM। इनका कार्य क्या होता है? तो ये होते ग्रामीण स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, टीकाकरण, परिवार नियोजन, प्रसव, संस्थागत प्रसव को बढ़ाना, स्तनपान को बढ़ाना
और उसके लाभ को समझाना, पोषण की स्थिति की जानकारी देना, स्वच्छता को बढ़ाना, संचारी रोगों को पता लगाना और उनके रोकथाम हेतु आवश्यक कदम उठाना और स्वास्थ्य केंद्र पर इसकी जानकारी उपलब्ध कराना। ग्रामीण स्वास्थ्य के अलावा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कुछ अन्य योजनाएं भी चलाई गई हैं जो महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं हैं। उनमें एक महत्वपूर्ण योजना है उज्ज्वला योजना। ये एक योजना है जो महिलाओं के लिए है, जो कि व्यावसायिक यौन शोषण के शिकार हो चुकी महिलाओं के लिए है, जिन महिलाओं को उनके उद्धार के लिए बनाया गया है, साथ ही इनके पुनरावास और उन्हें फिर से समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया जाता है। इसकी शुरुआत 4 दिसंबर 2007 को हुआ था। इसमें पीड़ित को शोषण स्थल से सुरक्षित मुक्त करना और आवास एवं चिकित्सीय व्यवस्था उपलब्ध कराना ये उज्ज्वला योजना का प्रमुख कार्य है। और इसी के अंतर्गत जो व्यावसायिक यौन शोषण के शिकार हो चुकी महिलाएं हैं उन्हें एक अच्छी जीवन देने का प्रयास किया जाता है। इसके अलावा है महिला स्वयं सिद्ध योजना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वित्तीय समावेशन के लिए इसको बनाया गया है। इसकी शुरुआत हुई थी 12 जुलाई 2001 को। महिला सशक्तिकरण वर्ष भी माना जाता है 2001 को। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया था। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है। इसके अंतर्गत महिलाओं को स्वयं सहायता समूह को छोटी छोटी बचतों हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अलावा महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी सशक्तिकरण पर समन्वित विकास करना इसका लक्ष्य है। इसका हालांकि प्रमुख उद्देश्य जो महिला स्वयं सिद्धि योजना है उसका प्रमुख उद्देश्य है वित्तीय समावेशन, ग्रामीण वित्तीय समावेशन, जिसमें महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। अगला जो योजना है वो है जबाली योजना। ये मध्य प्रदेश के बेड़िया, बादशाह और सासी जाति की महिलाओं व बच्चों के उत्थान के लिए क्रियान्वित किया गया है। और अभी वर्तमान में ये योजना इसलिए चर्चा में रहा है क्योंकि इसको विदिशा जिले को भी इसमें शामिल किया गया था। पूर्व में 6 जिले में ये योजना चलाया जा रहा था। कहाँ रायसेन, राजगढ़, सागर, मुरैना, उज्जैन, छतरपुर में संचालित की जा रही थी। ठीक है। और ये कैसे संचालित किया जाता है, तो ये जो स्थानीय NGO हैं उनके मदद से इन जातियों के लिए 13 आश्रमशालाएँ संचालित की जा रही, जहाँ इनके बच्चों के पुनरुद्धार और विकास तथा शिक्षा के लिए सरकार द्वारा कार्य किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में ग्रामीण स्वास्थ्य की बुरी हालत के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो इसके कुछ निम्न कारण है, जैसे आधारभूत संरचना की कमी, भौगोलिक दूरी या भौगोलिक कठिनाइयाँ, क्षेत्रीय असमानता, प्रशिक्षित डॉक्टर और सहायकों की कमी, पैरामेडिकल स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है, जागरूकता और शिक्षा के स्तर की कमी, साथ ही साथ लोगों में समुदाय स्तर में अभी भी स्वास्थ्य के प्रति उतनी ज़्यादा जागरूकता नहीं है और स्वास्थ्य के प्रति उतना अच्छा जानकारी प्राप्त नहीं होता, जिसकी वजह से भी लोग स्वास्थ्य के प्रति उतने अग्रसर और जागरूक नहीं हो पाते। तो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें यही हैं, जिनमें एक ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा में आशा कार्यकर्ता के कार्य, दाई के कार्य, MPW के कार्य, इसके अलावा ग्रामीण स्वास्थ्य गाइड क्या होते हैं, इनके कार्य ये पूछे जाते हैं। इसके अलावा ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की इतनी हालत ख़राब क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है, और ये योजनाएं पूछ ली जाती हैं जो कि महिलाओं के सशक्तिकरण या फिर महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए चलाया गया है। ये सारी योजना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ग्रामीण स्वास्थ्य से क्वेश्चन आता ही है MPPSC में। तो ये स्वास्थ्य सेवाओं का अंतिम लेक्चर था और इसी के साथ ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं तथा भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं थी उनके बारे में हमने पढ़ दिया है। अब अगला जो लेक्चर आएगा वो आएगा कुपोषण पे, और इसके अलावा उसके प्रभाव और कुपोषण के लिए पूरक योजनाएं कौन कौन सी चलाई जा रही हैं, सरकार के क्या प्रयास हैं। तो थैंक यू वेरी मच। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो इसको शेयर करें।